पिछले 50 दिनों से ना पूरी दुनिया की सांसें रुकी हुई हैं। हम एक ऐसे तबाहकुन तनाज़े के बीचों बीच खड़े हैं जहां न्यूक्लियर हमलों की धमकियां हवा में तैर रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई टाइम बॉम्ब बस फटने ही वाला है। ये कोई आम सरहदी झड़प बिल्कुल नहीं है। इस तफसीली जायजे में हम देखेंगे कि कैसे ये बहरान हर गुजरते दिन के साथ एक आलमी तबाही की शक्ल इख्तियार कर रहा है। तो जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करेंगे। हम शुरू करेंगे तबाही के दहाने पर से, फिर सीधा चलेंगे दुश्मन की सफ़ों के पीछे होने वाले कुछ हैरत अंगेज वाक़यात की तरफ। उसके बाद बारी आती है एक कमज़ोर जंगबंदी और आलमी तिजारत मुहासरे में की, और आखिर में हम कई महाजों पर जंग का जायजा लेते हुए इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी यानी 22 अप्रैल की डेडलाइन तक पहुंचेंगे। पहला हिस्सा तबाही के दहाने पर। अब जरा इन बड़ी बड़ी सियासी धमकियों से निकलकर जमीन पर होने वाले असल और ठोस हकाइक पर नजर डालते हैं। 4000 से ज्यादा हलाकतें। जरा एक लम्हे के लिए इस नंबर पर गौर करें। यह सिर्फ कागज पर लिखा हुआ कोई शुमारियाती डेटा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 7000 से ज्यादा खानदान मुकम्मल तौर पर उजड़ चुके हैं और लाखों लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ये इस जंग की वो भारी इंसानी कीमत है जिसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर हम इन हलाकतों को थोड़ा तोड़कर देखें तो अंदाज़ा होता है कि ये आलमिया कितना वसी है। लेबनान में 2100 से ज़्यादा और ईरान में 2000 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के भी 39 फौजी इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। यानी ये तबाही किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रही। लेकिन इस सब में जो सबसे ज्यादा खौफनाक लम्हा था ना, वो तब आया जब बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बिल्कुल करीब 4 बम गिरे। ये ईरान का वाहिद फ़ाल न्यूक्लियर पावर प्लांट है और कतर के वजीर आजम ने तो वाज़े वार्निंग दे दी थी कि भाई अगर इस प्लांट को कुछ भी हुआ तो पूरा खलीजी खित्ता ताबकारी की लपेट में आ जाएगा, पानी जहरीला हो जाएगा और वहां की तमाम आबी जिंदगी हरफ गलत की तरह मिट जाएगी। दूसरा हिस्सा, दुश्मन की सफ़ों के पीछे। अब देखते हैं कि मैदान जंग में अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर क्या कुछ हो रहा था। एक तरफ तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आ गया कि हम जीत गए, वो अस्करी तौर पर शिकस्त खा चुके हैं। इससे बज़ाहिर ये तासुर मिला कि अमरीका को मुकम्मल फ़ज़ाई बरतरी हासिल हो चुकी है और जंग शायद ख़त्म हो गई है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। हकीकत में हुआ ये कि 3 अप्रैल को ईरान के अंदर एक अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल तैयारा मार गिराया गया। पायलट को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन उसका वेपन सिस्टम्स ऑफिसर लापता हो गया। ज़रा सोचिए, वो शख्स दुश्मन की सफ़ों के पीछे 7000 फुट की बुलंदी पर एक पहाड़ की दरार में छुपा हुआ था और वहां से उसने रेडियो पर सिर्फ 3 अल्फाज का एक छोटा सा पैगाम भेजा, खुदा मेहरबान है। फिर क्या था? तारीख का एक बहुत ही सनसनीखेज हाई स्टेक्स रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पहले CIA ने गलत मालूमात फैलाकर ईरान का ध्यान भटकाया, फिर उस ऑफिसर की लोकेशन ट्रेस की। डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स की टीमें अमेरिकी फिजाई हमलों की आड़ में वहां पहुंची और उसे बहफाजत निकाल लिया। मगर ये सब कोई मुफ्त में नहीं हुआ। इस पूरे चक्कर में अमेरिका का एक A-10 वॉरथॉग तैयारा और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हुए। तीसरा हिस्सा, एक कमजोर जंगबंदी। मैदान जंग की सफरा तफरी से निकलकर अब जरा इन सख्त अल्टीमेटम्स पर बात करते हैं जो आबनाए हॉर्मस के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ये टाइमलाइन थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। 7 अप्रैल को अमेरिका की तरफ से आबनाए हुर्मुस खोलने की डेडलाइन थी और साथ ही ईरानी तहजीब को मिटा देने की धमकी भी दी गई थी। लेकिन हमले से बिल्कुल 90 मिनट पहले अचानक पाकिस्तान की सालसी में जंगबंदी का ऐलान हो गया। हैरान कौन है ना? मगर अगले ही दिन इस उलझन का फ़ायदा उठाते हुए लुबनान पर हमले शुरू हो गए और फिर 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में वो अमन मुज़ाकरात हुए जिन पर सबकी नज़रें थीं। अब आपके जहन में आएगा कि इस्लामाबाद के 21 घंटे तवील मुज़ाकरात आखिर नाकाम क्यों हुए। वजह बिल्कुल साफ थी। अमरीका बज़िद था कि ईरान पूरे 20 साल के लिए अपना जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे, जबकि ईरान सिर्फ 5 साल के लिए मान रहा था। बस इसी एक नुक्ते पर बात इतनी उलझी कि तमाम तर सिफारती कोशिशें वहीं के वहीं दम तोड़ गईं। चौथा हिस्सा, आलमी तिजारत मुहासरे में। जब सिफारतकारी फेल हो जाती है तो उसका सीधा असर मईशत पर पड़ता है, और यही कुछ यहाँ भी हुआ। मुज़ाकरात के बाद एक तरह का दोहरा मुहासरा शुरू हो गया। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर दी और 13 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। बीच में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब ईरान ने अचानक ऐलान किया कि आबनाए हुर्मुस खुली है। इस खबर से तेल की कीमतें फ़ौरन 10% गिर गईं। लेकिन ये खुशी आर्जी थी। अगले ही दिन ईरान ने यू टर्न लिया और रास्ता फिर से बंद कर दिया। इस माशी खींचातानी का असर सिर्फ इन 2 मुल्कों तक नहीं रहा,
मिसाल के तौर पर भारत के सुपर टैंकर्स जो 20 लाख बैरल तेल लेकर जा रहे थे, उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया गया। ईरानी गन बोट्स ने उन पर फायरिंग की, जिसके बाद कुल 8 भारतीय जहाज़ों को मजबूरन अपना रुख मोड़कर वापस जाना पड़ा। यह इस बात का सबूत है कि कैसे ये तनाज़ा पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख रहा है। 5वां हिस्सा, कई महाजों पर जंग। अब तक ये तो वाज़े हो चुका है कि इस जंग की आग पड़ोसी ममालिक को भी अपनी लपेट में ले रही है। जंगबंदी के बाद जो एक अजीब सी उलझन फैली थी ना, उस दौरान इसराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हमले कर दिए। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इस शदीद बमबारी में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। यानी एक तरफ आप जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक नया और खूनरेज महाज खुल गया है। और इसी तनाव के बीच एक और बड़ी कानूनी पेशरफ्त सामने आई। इसराइल ने दहशतगर्दी के जराइम के लिए सजाए मौत का एक नया कानून मंजूर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून की खास बात यह है कि इसका इतलाक मगरबी किनारे के फ़िलिस्तीनियों पर तो होगा, लेकिन यहूदी इसराइलियों पर नहीं। इस मुतनाज़े कानून ने इस खिते की सियासत और पहले से मौजूद पेचीदा सूरत हाल को मज़ीद गरमा दिया है। छठा और आखिरी हिस्सा, 22 अप्रैल की डेडलाइन, इस पूरी बिसात का सबसे अहम और फैसलाकुन मोड़। तो हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से बात शुरू हुई थी। 22 अप्रैल वो तारीख है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली वो कमज़ोर सी 2 हफ्ते की जंगबंदी ख़त्म हो रही है। साथ ही साथ इजराइल और लेबनान के दरमियान जो 10 दिन का सीज़ फायर हुआ था, वो भी डगमगा रहा है। जैसे जैसे ये तारीख करीब आ रही है, पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ती जा रही है। और अब इस सब के बाद हम सबके सामने एक ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। 22 अप्रैल के बाद क्या होगा? क्या सिफारतकारी आखिरी लम्हात में कोई मौजिज़ा दिखा पाएगी, या फिर दुनिया एक बार फिर एक तबाहकुन न्यूक्लियर जंग की अंधी खाई में गिर जाएगी? दांव पर बहुत कुछ लगा है और इस हौलनाक सवाल का जवाब बस अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है।